हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम कोकिन है। आई हैव क्वालिफाइड सीटेट, एचटेट, टीजीटी हिंदी, नेट विद जेआरएफ। दोस्तों, अभी हाल ही में एचपीएससी कॉलेज कैडर हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी मैंने क्वालिफाई किया। अब मैं आपको टीचिंग गोल्स पर एचटेट टीजीटी के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल का नामकरण और समय सीमा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है वो 4 भागों में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हम सिर्फ आदिकाल के ऊपर बात करेंगे। आदिकाल की समय सीमा क्या है और आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या दिया गया है, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारा हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसी को क्या नाम दिया गया है? आदिकाल। तो जो आदिकाल शब्द है क्या? आदिकाल का मतलब है दोस्तों आदि। आदि यानी कि किसी चीज की शुरुआत, पुराना या प्राचीन, और काल का अर्थ होता है समय। यानी कि जहां से हमारे हिंदी साहित्य का आरंभिक काल या हिंदी साहित्य जहां से शुरू होता है वो कौन सा काल कहलाता है? आदिकाल कहलाता है। अब अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो इसकी समय सीमा दोस्तों 1050 से 1375 संवत तक मानी गई है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 1050 से 1375 संवत। संवत का अब आप लोग पूछोगे कि मैम संवत का अर्थ क्या होता है? संवत का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे कि अब हमारा 2025 चला हुआ है, इसमें अगर आप 57 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका संवत निकल आएगा। और जितना संवत निकला है अगर उसमें से आप माइनस कर दोगे तो वो क्या निकल आएगा? आपका ईस्वी निकल आएगा। तो ये वो समय था दोस्तों जब हमारा जो भारत है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो चुका था। यानी कि हमारे देश पर जो वर्धन साम्राज्य था उसका कभी आधिपत्य था, लेकिन इस समय आकर जो वर्धन साम्राज्य है वो धीरे धीरे खंडित हो चुका था और जो इस्लामी सत्ता है उसका उदय होने लगा था। अब ये इस्लामी सत्ता जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हिंदी साहित्य में इस्लामी सत्ता का अर्थ है एक ईश्वरवादी। यानी कि ईश्वर एक है और वो कौन है? अल्लाह है। अल्लाह यानी कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? अल्लाह है। अल्लाह को ही क्या माना गया? एक ईश्वरवाद माना गया। अब हम बात करते हैं आदिकाल का नामकरण और उसकी समय सीमा को लेकर। सबसे पहले तो आदिकाल जब लिखा गया था, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले गारसा दत्तासी आते हैं, फिर मिस्र बंधु आते हैं, फिर जॉर्ज गिरियसन आते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज गिरियसन ने ही समय सीमा क्यों तय की थी? दोस्तों, ये इसलिए तय की थी क्योंकि जॉर्ज गिरियसन ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके ग्रंथ का ये नाम है, और इसमें उन्होंने सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किया और अपना जो ग्रंथ है उसको कितने खंडों में बांटा था? इन्होंने अपने ग्रंथ को 11 खंडों में बांटा था। कितने खंडों में बांटा था दोस्तों? 11 खंडों में। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको मौखिक रूप से जो ये बातें बता रही हूँ ना, आपको ये अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं आपको जो आज टॉपिक करवाने वाली हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, मान के चलना इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो सबसे पहले जॉर्ज गिरियसन ने जो आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो कितनी मानी है दोस्तों? 643 से 1000 ईस्वी। इसी तरह से अगर हम मिस्र बंधुओं की बात करें, बेटा ये जो मिस्र बंधु हैं ये 3 भाई थे। एक तो थे गणेश बिहारी, एक थे हमारे ये श्याम बिहारी, और एक थे सुखदेव बिहारी। जो मिस्र बंधु हैं उन्होंने ग्रंथ लिखा था मिस्र बंधु विनोद। ग्रंथ का क्या नाम था? मिस्र बंधु विनोद। और इन्होंने समय सीमा कितनी मानी थी? 700 से 1144 संवत। संवत का अर्थ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था और इसमें उन्होंने समय सीमा मानी थी 750 से लेकर 1000 संवत। यानी कि अगर आप इसमें से 57 जो है माइनस कर देंगे तो वो किस में निकल आएगा? आपका ईस्वी में निकल आएगा।
और इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें उन्होंने सिर्फ भक्ति काल तक ही लिखा था, यानी कि इनका जो ये ग्रंथ है वो कैसा माना गया है, अधूरा माना गया है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिंदी साहित्य की एक तरह से क्या है, नींव है, और वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने जो अपनी समय सीमा बताई है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो क्या बताई है दोस्तों, 1050 से 1375 संवत, और सर्व सम्मति से यही क्या है, हमारे आदिकाल की समय सीमा है। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल की समय सीमा ली है 1000 से 1400 ईस्वी। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रामचंद्र शुक्ल को टक्कर देने वाले अगर कोई आलोचक ठहरे हैं तो वो ठहरे हैं सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आते हैं राहुल सांकरत्यायन। राहुल सांकरत्यायन ने समय सीमा मानी है दोस्तों 760 से 1300 ईस्वी। तो मैंने आपको जो ये 6 बताए हैं ना, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आते हैं बेटा सर्वसम्मति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई समय सीमा को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया है। ये मैंने जस्ट अभी बताया था कि सर्वसम्मति से विद्वानों ने कौन सी समय सीमा को मान लिया है, 1050 से 1375 संवत। अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम रखा तो क्यों रखा, इसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था बेटा, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर, कितने ग्रंथों के आधार पर, 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। और इन 12 ग्रंथों में से उन्होंने विद्यापति, अमीर खुसरो और बिसल देव रासो को निकालकर शेष 9 ग्रंथों को लिया और इन्हीं के आधार पर इसको वीर गाथा काल नाम दिया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किन 3 ग्रंथों को निकाल दिया था, एक तो विद्यापति को, दूसरा अमीर खुसरो को और तीसरा बिसल देव रासो को। शेष 9 ग्रंथों के आधार पर इसने क्या नाम दिया, वीर गाथा काल नाम दिया। अब आते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा, किसने रखा, रामचंद्र शुक्ल ने। वो कहते हैं कि उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक तो मिलती हैं अपभ्रंश की और दूसरी मिलती हैं देश भाषा की। कितने प्रकार की रचनाएं बताते हैं वो, 2 प्रकार की, एक तो बताते हैं अपभ्रंश की और दूसरी बताते हैं देश भाषा की। यानी कि उस समय जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो अपभ्रंश की रचनाओं में बेटा वो बताते हैं, अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उनमें वो बताते हैं विजयपाल रासो जो नल सिंह के द्वारा लिखा गया, हमीर रासो जो सारंगधर के द्वारा लिखा गया, और कई विद्वान इसको जज्जल के द्वारा भी लिखा हुआ मानते हैं। इसके बाद आती है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों ग्रंथ आप जानते होंगे, ये विद्यापति के द्वारा लिखे गए हैं। अब आते हैं देश भाषा काव्य की रचनाएं। बेटा ये तो हो गई 4 रचनाएं अपभ्रंश की। अगर आप इसकी ट्रिक बनाओ तो ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि हमने विजय की। इसके बाद आता है बेटा देश भाषा काव्य की रचनाएं। इनमें खुमान रासो आते हैं, बिसल देव रासो आते हैं, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमेंग जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और अगर बिसल देव रासो, इन 3 ग्रंथों को निकाल दें और शेष बच गए 9 ग्रंथ, तो 9 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने क्या नाम दिया था, वीर गाथा काल नाम दिया था। अब यहाँ पे शुक्ल एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि साहित्य क्या है बेटा, समाज का दर्पण है, और जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे क्या होता है, साहित्य में भी चेंज आता जाता है। क्योंकि साहित्यकार या कोई कवि है या लेखक है, वो जिस समय जो भी रचना कर रहा है और उस समय का जैसा वातावरण है उसी को आधार बनाकर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता है। आप सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यावादी दृष्टिकोण अपनाया था अपने ग्रंथ को लिखने के पीछे। विद्यावादी का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें जाति, वातावरण और समय को उन्होंने क्या दिया था, महत्व दिया था। और वैसे तो विद्यावादी के जनक तेन महोदय माने जाते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी पद्धति का अनुसरण किया और अपने जो साहित्य है वो लिखा। और आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमारे हिंदी साहित्य में क्या है, नींव का पत्थर है। तो आगे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता
चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे हमारा साहित्य भी बदलता जाता है। और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों के परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी कि जो परंपरा, जो रूढ़िवादिता पहले से चली आ रही है और जो फिलहाल उस समय पर चल रही है, उन दोनों का सामंजस्य दिखाना ही क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। और ये कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसके बाद आता है बेटा नामकरण। ये तो बात कर ली हमने आदिकाल की जो समय सीमा है उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं नामकरण के ऊपर। सबसे पहले आते हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधु 3 भाई थे, मैंने आपको पहले बताया था। मिस्र बंधु में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या नाम दिया था? आरंभिक काल। क्या नाम दिया था बेटा? आरंभिक काल। अगर आप लोग इसकी ट्रिक बनाओ तो कैसे कैसे याद रख सकते हो? आम यानी कि आरंभिक से आ और मैं से मिस्र। इसके बाद आते हैं जॉर्ज गिरियर्सन। अब जॉर्ज गिरियर्सन मैंने बताया था सबसे पहले अगर अपने इतिहास ग्रंथ को काल विभाजन में बांटने का प्रयास किया था तो वो जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा किया गया था और उन्होंने इस काल को क्या नाम दिया था? चारण काल। इसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था बेटा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इसमें उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया था। दोस्तों ध्यान रखना, आप मिस्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने ट्रिक बता दी, अगर मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम दिया था वो क्या दिया था? आरंभिक काल। आप आम से याद कर सकते हो। और गणपति चंद्र गुप्त ने अगर आदिकाल का नाम दिया है प्रारंभिक काल। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले प्रारंभ में किसकी पूजा की जाती है? वो की जाती है गणेश भगवान की। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। अब आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को क्या नाम दिया? बीज वपन काल। यानी कि बीज, जो हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है उसका बीज है वो यहाँ पर रोपना आरंभ हो गया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को क्या नाम दिया था? संधिचारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था? संधिचारण काल। और जॉर्ज गिरियर्सन ने क्या नाम दिया था? चारण काल। अब आते हैं राहुल सांकरत्यायन ने इस काल को नाम दिया था बेटा सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल क्यों नाम दिया था? क्योंकि राहुल सांकरत्यायन ने सबसे पहले सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि माना था और सरहपा कौन थे? सिद्ध कवि थे। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि किन 9 रचनाओं के आधार पर वो वीर गाथा काल इस नाम को देते हैं। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को क्या नाम दिया? आदिकाल। और सर्वसम्मति से यही अब हमारा जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है उसको क्या नाम दिया गया है? आदिकाल। इसके बाद आते हैं बेटा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल नाम दिया। अब आप ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आगे आएंगे श्याम सुंदर दास। इन तीनों ने अपने नामकरण के आगे, आदिकाल के नामकरण के आगे वीर शब्द जो है वो दिया है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल का करना चाहते हो तो वीर गाथा काल। गाथा यानी कि एक तरह से गाने के योग्य, ऐसे याद कर सकते। तो वो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जितना बड़ा नाम है उतना छोटा इन्होंने नामकरण दिया। इसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी वही हैं जो 3 कहानी लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए और इन्होंने इस काल को क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने इसको दिया बेटा अंधकार काल। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने क्या नाम दिया? आधार काल। और सुमन राजे ने 2003 में कौन सा इतिहास लिखा था? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब आ गए श्याम सुंदर दास ने इसको क्या नाम दिया था बेटा? वीर गाथा युग। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई बेटा, यहाँ पे वीर गाथा युग आएगा। इसके बाद आता है शंभुनाथ सिंह ने क्या नाम दिया था? प्राचीन काल। वासुदेव सिंह ने क्या नाम दिया था? उद्भव काल। और राम प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? संक्रांति काल। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो इतने ज़्यादा हो गए, हम इनको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों मैं बताती हूँ मोस्ट आपको कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको जॉर्ज गिरियर्सन का याद रखना है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त का रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का रखना है, रामकुमार वर्मा का रखना है। इसके बाद आते हैं हम राहुल सांकरत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का तो है ही, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मोस्ट है,
फिर आता है डॉक्टर बच्चन सिंह का याद कर सकते हो, डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या है अपभ्रंश काल। श्याम सुंदर दास का कर सकते हो वीर गाथा काल, वीर गाथा युग। राम प्रसाद मिश्र का कर सकते हो संक्रांति काल। इस तरह से आप ये जो 5-6 मैंने नाम बताए इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों का जो इतिहास है उनको 4 कालों में विभक्त किया है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ रखा है उसमें 900 वर्षों के इतिहास को और लगभग 1000 कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया है। सबसे पहले तो आप लोग एक ध्यान रखना बेटा कि जो दोहरा नामकरण है आदिकाल का नहीं, आदि भक्ति रीति और आधुनिक काल, इसका दोहरा नामकरण किया है तो वो सिर्फ रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। गद्य काल क्यों कहा था बेटा? क्योंकि रीति काल से पहले हमारा जो साहित्य है वो पद्य में लिखा गया था और आधुनिक काल में ही आकर जो हमारा साहित्य है वो गद्य में लिखा जाने लगा। गद्य का मतलब क्या है कि इस काल में आकर कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्ट, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, इन सब का क्या हो गया था? उदय हो गया था। अब एक छोटा सा टॉपिक और साथ साथ में मैं करवा देती हूँ बेटा, हिंदी का पहला कवि। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने मतानुसार इनको मतलब हिंदी का पहला कवि कौन सा है इसको लेकर भी आपस में मतभेद रहा है। सबसे पहले आते हैं बेटा चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने माना है मुंज कवि को। और ये मुंज कवि कौन है बेटा? ये मुंज कवि वही हैं जो प्रबंध चिंतामणि रचना है ना जैन आचार्य मेरुतंग की जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है उसमें कुछ दोहे मुंज कवि के कहे हुए बताए गए हैं। फिर आते हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा चंद बरदाई को। वैसे तो रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है चंद बरदाई के बारे में कि हिंदी के पहले महाकवि कौन है? चंद बरदाई हैं। और पृथ्वीराज रासोन के द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है? हिंदी का पहला महाकाव्य है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है बेटा स्वयंभू को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है अब्दुल रहमान को। और ये अब्दुल रहमान वही हैं मुस्लिम कवि जिन्होंने हिंदी में संदेश रासक नाम से ग्रंथ लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने माना है बेटा शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है विद्यापति को। राहुल सांकरत्यान ने माना है सरहेपा को। और शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य कवि को। ये पुष्पदंत नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये पुष्य कवि है। पुष्पदंत अलग है और जो पुष्य कवि हैं वो अलग हैं। लेकिन सर्वसम्मति से सरहेपा को ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो हिंदी का पहला कवि अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो कौन है? सरहेपा। तो अब हम बात करते हैं बेटा आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। हमने आदिकाल का नामकरण कर लिया, हमने आदिकाल की समय सीमा कर ली, मैंने आपको आदिकाल का जो हिंदी का जो पहला कवि है उसके बारे में भी आपको बता दिया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। आप सब जानते हैं कि यह वह समय था जब हमारे देश पर किसका आधिपत्य था? जो ये वर्धन साम्राज्य हर्षवर्धन है इसका आधिपत्य था। लेकिन इस समय आकर जो हमारी जो वर्धन साम्राज्य की जो धारा थी, जो सत्ता थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? खंडित हो रही थी। और दूसरी ओर जो यवन शक्तियां हैं, इस्लामी सत्ता है, उनका क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। तो इन राजाओं की प्रशंसा में जो कवि थे वो या तो वीरतापूर्वक रचनाएं कर रहे थे या फिर श्रृंगारिक रचनाएं या फिर भक्तिपरक रचनाएं कर रहे थे। दूसरी तरफ हठ योगी यानी कि सिद्धों से कौन आए थे? नाथ आए थे। और नाथ ही क्या थे? हठ योगी थे। उन्होंने ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास जनता को वो करवाने लगे थे। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे बाहर से बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंश को दान देकर काशी में बसा रहे थे। अगर बेटा इस समय की धार्मिक परिस्थितियों की बात करें ना वो तो बिल्कुल ही खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि पहले क्या था? बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म किन 2 शाखाओं में विभाजित हो गया? हीनयान और महायान। महायान से क्या निकला? वज्रयान निकला। और वज्रयानियों से ही कौन निकले थे बेटा? सिद्ध निकले थे। और सिद्धों से ही कौन निकले थे? नाथ निकले थे। और जो नाथ थे वो भोग मार्ग प्रवृत्ति अपनाने पर जोर दे रहे थे। इस प्रकार से जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो पूरे उत्तर भारत में क्या कर रहा था? एक नई प्राणवायु दे रहा था। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आपको
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि इसका बार बार रिवीजन करना है। मैं फिर से आप लोगों को कहती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन, अगर टीजीटी की बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन, और पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया तो रचनाएं दे देगा आपको 4 कि इनमें से किस रचना को उन्होंने नहीं माना, तो वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।